अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम सेकंड चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे, तो मैंने सेकंड चैप्टर की थोड़ी सी हिस्ट्री को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है इस वीडियो में, और जो जो चीज़ें साथ साथ आती जाएंगी हम उसे डिस्कस करते जाएंगे। फ़िलहाल तो सेकंड चैप्टर की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, और जो नाम सर फहरिस्त आएंगे जैसे कि मैथमेटिशियन है, इसमें सर आइज़ैक न्यूटन है और इसी तरह एक दो और नाम है। और वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, यानी 1-2 दिन में आ जानी चाहिए थी, लेकिन फ़िलहाल कुछ ज़ाती मसाइल की वजह से वीडियो लेट हुई है। तो हम हिस्ट्री के साथ साथ सवाल भी करेंगे, ज़रूरी नहीं कि हिस्ट्री पे ही फोकस किया जाए, क्योंकि ये हिस्ट्री की तो क्लास है नहीं ना, एसएसटी की है। तो हम मैथ के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लेकिन हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए। सवाल किसी भी तरह से आ सकता है और ज़िंदगी किसी भी तरह से आपको मैथ के रेलिवेंट पूछ सकती हैं। जैसा कि अब सर स्टार्ट है एशियंट ग्रीक्स। इन्होंने हमें 3 चीज़ों के बारे में बताया था, 2 तो मेंशन हुई हुई हैं, एरिया और वॉल्यूम। तीसरी चीज़ जो इन्होंने बताई थी हिस्ट्री के अंदर वो थी सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड उन चीज़ों को कहते हैं जो मिसाल के तौर पर ठोस चीज़ है, हमारे पास कोई भी स्टोन वगैरह, ठीक है, उसका हाथा करना, उसका एरिया निकालना या उसका सेंटर निकालना, उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। एरिया आपको भी पता है क्या होता है और वॉल्यूम का भी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद सर आइज़ैक न्यूटन आते हैं। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और मोस्टली बच्चे भी और वीडियो देखने वाले इन्हें जानते हैं, और इनका एक बहुत ही अहम पार्ट है साइंस के अंदर। सर आइज़ैक न्यूटन के बारे में तो देखा। सर आइज़ैक न्यूटन के बाद आते हैं गॉडफ्रायर विल्हेल्म लाइबनिज़। उसके बाद काउच आता है, लैग्रेंज आता है, लैग्रेंज। अब इन चारों का डिफ्रेंशिएशन में बड़ा अहम पार्ट है। इनके अपने अपने तरीके से डिफ्रेंशिएशन को डिफ़ाइन किया, यानी मोस्टली तो लिखा जाता है कि डी ओवर डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है, कीवर्ड दैट यूज्ड फॉर डिफ्रेंशिएशन के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो होता है डी ओवर डी एक्स। कुछ इसे इस तरह भी लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। मेन पार्ट इसका ये वाला ही है, डी वाई ओवर डी एक्स। और इनका जो था सेकंड वाले का, यानी गॉडफायर का, उसका तरीका यही था डी वाई ओवर डी एक्स। आइज़ैक न्यूटन साहब कहते थे कि नहीं, इसे ऐसे लिखो, ठीक है। इसी तरह इनके भी कुछ तरीके थे, ये लिखते थे, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये न्यूटन का नहीं था, ये लैग्रेंज का वे था डिफ्रेंशिएशन करने का। सर आइज़ैक न्यूटन का सिर्फ यही था एफ एक्स, ठीक है। और ये इनका तरीका था कि एफ डैश एक्स लिखा जाए, और ये इसे इस तरह प्रेजेंट करते थे, कॉची डी एफ एक्स, ठीक है। ये 4 तरीके चारों मैथमेटिशियन ने दिए थे, ठीक है। और काम ये चारों एक ही तरह का करते हैं, यानी वे एक ही था डिफ्रेंशिएशन करने का, लेकिन उसे प्रेजेंट करने का तरीका इनका चेंज था। ये कीवर्ड से बेहतर है कि हम इसके लिए ना नोटेशन यूज़ करें, क्योंकि वो बुक में भी नोटेशन ही यूज़ हुआ है। वैसे मैं जब मैथ करवाता हूँ बच्चों को तो मैं उन्हें कीवर्ड ही कहता हूँ, लेकिन बुक पे लिखा हुआ है नोटेशन यूज फॉर डेरिवेशन। नोटेशन कह लें या कीवर्ड कह लें, एक ही बात है मेरे हिसाब से, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो फिर हम इसे नोटेशन डेट यूज फॉर डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेशन के लिए ये यूज़ होती हैं। अब ये 4 साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट दिया, और ये हिस्ट्री में तो यही है। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, वो है एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज में हमें एक केस दिया हुआ है कि एक
ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में सफ़र कर रहा है उसका टाइम चेंज होता है टी से T1। और इसका एक फार्मूला भी बुक में डिफाइन किया हुआ है और उसके साथ एक टेबल दिया हुआ है कि कैसे हम रेट ऑफ चेंज को डिफाइन कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन। ठीक है, तो अब हम इसके टेबल को भी देखेंगे और इस फार्मूले को भी देखेंगे जो इसके अकॉर्डिंग हमें बताएगा कि रेट ऑफ चेंज क्या है। अब ये फार्मूला है इसका S T1 माइनस ST/T1 - T। ऐसे मुराद इसका स्क्वायर है, जो भी हमें T1 की वैल्यू दी होगी या जो भी हम डिफाइन करेंगे, जो भी इस केस में गिवन है, एस भी उसी के हिसाब से उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब T1 अगर मेरे पास 3 है तो मैं इसे इस तरह करूँगा कि T1 मेरे पास है 3 और अगर मैंने इसका स्क्वायर लेके इसी में प्लस कर देना, यानी ये फार्मूला कुछ इस तरह से है कि स्क्वायर स्क्वायर ऑफ T1 प्लस T1, यानी हम जो भी T1 की वैल्यू होगी उसी का स्क्वायर लेके उसे T1 में प्लस कर देंगे और इसी तरह माइनस स्क्वायर ऑफ T प्लस T करके उसमें से माइनस करेंगे और नीचे सिंपल T1 माइनस T कर देंगे और इससे हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज निकल आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। हमारे पास इसका वो टेबल है जिसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज में हम क्या चीज़ डिफाइन कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। एवरेज स्पीड जो है हमारे पास इससे निकल सकती है रेट ऑफ चेंज से, यानी अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का टाइम जो उसने टाइम ट्रैवल किया है वो हमारे पास है तो हम उसकी एवरेज स्पीड या एवरेज रेट ऑफ चेंज यानी वो किस स्पीड के साथ सफ़र करके आया वो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास जो टी हमारे पास था 3 सेकंड और एंड T1 हमारे पास है 5। हमारे पास जो इंटरवल दिया हुआ है यानी वो 3 सेकंड से 5 सेकंड तक का है। अब हम अगर अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग चले, हमारे पास जो फार्मूला था हमारे पास ST1 माइनस ST/T1 माइनस T। अब मैंने आपको बताया था कि जो S है वो स्क्वायर ऑफ T1 प्लस T है और जो इधर भी स्क्वायर ऑफ T प्लस T आएगा और नीचे सिंपल जो भी इन दोनों की वैल्यू है वो हम इसमें प्लस माइनस कर लेंगे। अब ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 ओवर 5 माइनस 3। अब S इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये आ जाएगा 25 प्लस 5 माइनस माइनस इसलिए माइनस के आगे ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि जब भी माइनस बाइड हो तो वो अंदर वाली रकमों की जो भी अलामतें होती हैं वो उन्हें चेंज कर देता है, इसलिए ब्रैकेट लगा ली कि मसला ना हो कि ये जो 3 है उसके स्क्वायर ऑफ 3 है वो तो माइनस का और ये प्लस कैसे हो रहे हैं। तो हमने फार्मूले में तो माइनस था, हमने इसे ब्रैकेट में रख लिया क्योंकि वो उसमें प्लस होगा तभी हमारा आंसर सही आएगा। ये आ जाएगा 9 प्लस 3 ओवर 2। ये आ गया 30 माइनस 12 ओवर 2 और ये 18 और 2 आ गया और ये कटिंग हो जाएगी इसकी 9। हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो होगी 9,
यानी इससे हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं इंटरवल के साथ। यानी एक चीज़ 3 से 5 सेकंड तक चली है, यानी वो 3 सेकंड से स्टार्ट होके 5 सेकंड तक गई है, या वो उसने 3 सेकंड का ट्रैवल किया है या 5 सेकंड का ट्रैवल किया है, तो उसकी एवरेज जो स्पीड थी वो हमने निकाली है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह चीज़ें चलती जाएंगी जैसे जैसे हम आगे पास चलेंगे। इसमें दो और वेरिएशन है, जैसे कि टी के तो उतने ही सेकंड है 3 सेकंड, जबकि T1 में वेरिएशन आती जा रही हैं जैसे 4। फिर जो हमारे पास ये पहली वेरिएशन थी ये दूसरी है, और ये हमारे पास तीसरी वेरिएशन है। टी के तो 3 सेकंड ही हैं, एंड जो हमारे पास T1 आ रहा है उसके 3.5 सेकंड। ठीक है, अब इसी के साथ इसमें भी फिर इंटरवल जो हमारे पास एवरेज स्पीड आ रही है या एवरेज रेट ऑफ चेंज आ रहा है उसमें भी चेंजिंग आएंगी। अगर ये वाली वैल्यू यूज़ करूँगा तो ये वाला आंसर तो नहीं ना आएगा, आंसर चेंज आएगा। और अगर ये वाली वैल्यू यूज़ होगी तो फिर भी आंसर ये नहीं आएगा, आंसर चेंज होगा। यानी हम वैसे ही फाइंड कर रहे हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। और इसके बाद हमारे पास नोटेशन ऑफ डेरिवेशंस आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जो 2.1 है वो तो ऑलमोस्ट जो है ना मैं इसी के रेलिवेंट है फर्स्ट प्रिंसिपल के। और फर्स्ट प्रिंसिपल भी एवरेज रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग ही काम करता है। यानी हम पहले उसे एफ ऑफ एक्स लेट करते हैं, फिर एक्स के अंदर प्लस डेल्टा करते हैं, और फिर इसी तरह उसमें डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। और ये चीज़ें इसी तरह डिफ़ाइन करते करते काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होते होते इसका आंसर आता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है फर्स्ट प्रिंसिपल जो है इसका। इसे अगर ध्यान से ना किया जाए, इसमें बाइनोमियल थ्योरम भी यूज़ होता है जो हमने फर्स्ट ईयर में 8 चैप्टर में पढ़ा था। क्योंकि कुछ चीज़ों के तो फार्मूले हैं, जैसे कि स्क्वायर का फार्मूला है, क्यूब का फार्मूला है, और अगर पावर इनसे बड़ी आ जाती है फिर बाइनोमियल थ्योरम ही लगता है, और वो भी आना चाहिए। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं अगर अगर कोई और चीज़ भी है तो उसे भी डिफ़ाइन करते हैं। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर नीचे कमेंट कर दें, और अगर कोई मसला है तो फिर भी बताएं, हम उसे हल करने की कोशिश करेंगे।